अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की दो वीडियोस में हमने अपने चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। पहले पार्ट में 5 किए थे और रिमेनिंग एक पार्ट जो बनाया था हमने उसमें भी 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। आज बारी है एमसीक्यूज़ करने की और चैप्टर हमारा वही ऑसिलेशन दैट इज़ चैप्टर नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज है टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सिंपल पेंडुलम दिए हुए हैं विथ सेम लेंथ एंड सेम एम्पलीट्यूड। लेंथ सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है दोनों का। बट मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी। लेकिन जो पहला पेंडुलम है उसका मास जो है दूसरे पेंडुलम के 2 गुना ज़्यादा है। देयर पीरियड आर टी ए एंड टी बी। तो दो पेंडुलम है तो टाइम पीरियड भी कितने होंगे, एक को इन्होंने बोला टी ए और एक को बोला इन्होंने टी बी। ठीक है, एंड एनर्जीज आर ई ए एंड ई बी, ये भी ठीक है। चूंकि दो पेंडुलम है तो एक की एनर्जी ई ए और एक की एनर्जी ई बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखें स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि दो पेंडुलम्स हैं, ठीक है। अब देखें दो पेंडुलम है, दोनों का क्या सेम है, दोनों का मास सेम है और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले तो ये देखें, अच्छा दोनों का टाइम पीरियड, एक को इन्होंने कहा है टी ए और एक को इन्होंने बोला है टी बी। पहले तो एक बात याद रखें, पेंडुलम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम पीरियड का, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, जी पे भी कर रहा है लेकिन जी तो आपको पता है कांस्टेंट होता है 9.8 या फिर 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता, या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, वो बात क्या है कि दोनों पेंडुलम हैं, ठीक है, भले एक पेंडुलम ज़्यादा भारी हो एक हल्का हो, तो दोनों के टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, जो पहले पेंडुलम का टाइम होगा वो दूसरे पेंडुलम का ही टाइम होगा। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, और इन्होंने क्या बोला है कि जो मास है पहले पेंडुलम का, मास ऑफ पेंडुलम ए, वो जो है दूसरे पेंडुलम के ट्वाइस है। मतलब पहला मास जो है वो 2 गुना ज़्यादा है किसके, मास ऑफ सेकंड पेंडुलम के। अगर हम फर्स्ट पेंडुलम की बात करें, या आपको पता है ये वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा, और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर मैं दोनों की टोटल एनर्जी निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, हम लिख सकते हैं कि एनर्जी पहले पेंडुलम की बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, 1/2 mv² एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो हमें यहाँ से फॉर्मूले में क्या पता चला कि एनर्जी के फॉर्मूले में, टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में मास तो आ रहा है, ठीक है, और मास कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास का क्या है, इफेक्ट है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, जो मास ए था वो ट्वाइस था मास बी के, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड था, ठीक है, पहले पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो ज़्यादा, सॉरी वो तो इक्वल था, पहले पेंडुलम का और दूसरे पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वल था। लेकिन एनर्जी की अगर बात करें, पहले पेंडुलम की एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और दूसरे पेंडुलम की एनर्जी क्या होगी, लेसर होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पे। तो मास जिसका ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब पहले का मैं अगर आंसर लिखूं तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इसका आंसर है कि दोनों के टाइम पीरियड जो हैं वो इक्वल हैं, और लेकिन एनर्जी जो है पहले पेंडुलम की ज़्यादा है किससे, सेकंड पेंडुलम से। ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये कह रहे हैं कि देखें टाइम पीरियड हो या पीरियड हो, दोनों का मायने क्या होते हैं, एक ही होते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जितनी देर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो कह रहे हैं कि अगर
टाइम पीरियड पेंडुलम का डबल करना हो तो उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए। कह रहे हैं कि लेंथ को डबल कर दें, दूसरा कह रहे हैं कि लेंथ को 4 गुना बढ़ा दें, क्वाड्रपल कर दें मतलब, या फिर कह रहे हैं मास को डबल कर दें, या तो कह रहे हैं मास को 4 गुना बढ़ा दें। तो अभी मैंने आपको बताया है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो पहली बात, लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, सॉरी टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रही है आमने सामने, ऐसे ही है। मास तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो पहले एलिमिनेट होगा क्योंकि मास का यहाँ ताल्लुक नहीं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि टाइम पीरियड को डबल कैसे किया जाए, या तो लेंथ डबल की जाए या तो लेंथ 4 टाइम्स की जाए। स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर से देखिएगा, अगर मैं लेंथ की जगह 2 लिखूं, ठीक है, और 2 का रूट निकालूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 4 करके, शायद ऐसी कुछ आएगा। सही है, अभी डबल तो नहीं हुआ टाइम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेंथ की जगह 4 पुट करूं तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, ऐसा ही है। तो इसका मतलब लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाने से टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो उसका जो आंसर है वो है इट्स लेंथ, ऑप्शन बी है, ठीक है, इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रपल्ड, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है। वैसे हम एम्पलीट्यूड को क्या लेते हैं, एक्स नॉट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। एंड टाइम पीरियड स्मॉल टी, वैसे हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है। तो एक सिंपल हार्मोनिक डिवाइस है, ऑसिलेटर है, उसका टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, वेयर एज इट्स एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्पीड मैक्सिमम कैसे निकलती है, बस सारा गेम फॉर्मूलाज का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट, ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें, आपने अगर न्यूमेरिकल्स देखे हों ऑसिलेशंस के, तो मैंने बताया था ओमेगा का एक रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर है, ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, टी अपॉन 2 पाई के, सॉरी ये होता है 2 पाई ओवर टी, यही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी, और एक्स नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एम्पलीट्यूड को क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, और टाइम को क्या लिया हुआ है, टाइम पीरियड को स्मॉल टी लिया हुआ है, इसमें ऐसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई ए 1 अपॉन टी, टी को साइड में लेगा, क्यों लेगा, अब सुने, टाइम पीरियड जो है जिसको हम आमतौर पे कैपिटल टी कहते हैं, इन्होंने स्मॉल टी बोला हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ रहे होंगे कि रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये हो गया 2 पाई और ए एफ हो गया, या फिर आप यहीं तक रहने दें क्योंकि ये भी आ सकता है। अगर देखते हैं बुक में क्या आंसर है, बुक में लिखा हुआ है 2 पाई ए अपॉन टी, तो यहीं रहने दें, इसमें आगे ना आपको करने की फिर जरूरत नहीं है। देखें ये आ गया 2 पाई ए अपॉन टी, इसको सही से लिख दें, ठीक है। मैं मजीद सिंप्लीफाई कर रहा था, लेकिन बुक में यहाँ तक आंसर है। तो ये हमने मैक्सिमम स्पीड निकाल ली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 2 पाई ए अपॉन टी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हो गया स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 5 बल्कि 4, A spring attached by a load of weight W is vibrating with a period T। ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग है, उसमें एक लोड हैंग हुआ है और इस लोड का जो वेट है उसको कहा हुआ है इन्होंने क्या, W, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, कैपिटल T बोला हुआ है इन्होंने। आगे कह रहे हैं इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ दीज पार्ट, फाइंड द न्यू टाइम पीरियड। अब देखें, ये कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है जो कि स्प्रिंग से अटैच हुआ है, एंड द लोड ऑफ द मास इज W वेयर एज द टाइम पीरियड इज T। अब ये कह रहे हैं अगर इसी स्प्रिंग को छोटे छोटे 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया जाए,
काटा जाए, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी एक पार्ट की, ऐसा ही है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि यही लोड अगर यहाँ हैंग कर दें, यही लोड अगर यहाँ हैंग कर दें, तो नए वाले ये जो बना है पूरा सिस्टम बना है, इसका क्या निकालें, आपको टाइम पीरियड निकालें। देखिए पुराने वाले का टाइम पीरियड को हमने टी बोला था, नए वाले को आप बोल दें टी डैश। तो पहले तो ये समझें कॉन्सेप्ट के स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है m/k √2π, ठीक है। पेंडुलम तो ये है नहीं, लेकिन काम वही करता है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर गौर करें, देखें टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है और के पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास तो जो पहले था वही मास अभी हैंग हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज क्या होगा, चेंज होगा के, स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। देखिए एक मास था, एक स्प्रिंग था, तो सिर्फ के आया हुआ था। अब चूंकि यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 4k। इसको जरा समझिएगा लॉजिक को, हमने लिखा है यहाँ पे 4k। अब आपको पता है 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और ऊपर क्या है इसके, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो 1/4 का जब रूट लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट से तो हो जाएगा 1/2। तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 2π और ब्रैकेट में m/k। तो हम निकाल क्या रहे, हम ये दूसरा टाइम निकाल लें जिसको हमने क्या बोला है, टी डैश बोला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया 1/2। ये पूरी चीज किसके बराबर है, आपको पता है, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ टी, तो टी बन जा टी और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो है कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो कि लिखा हुआ है T/2। तो ये हमारे 4 MCQs हो गए। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4 कर लिए हमने। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है टोटल एनर्जी की, जो कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए। अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, या फिर स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल। तो आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 k x0 का स्क्वायर, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x0 इज एम्पलीट्यूड। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऐसे ही है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, और ये होगा हमारे MCQ 5। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 6 करते हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि a child swinging on a swing in sitting position stands up then the time period of the swing will। अब आपको पता है, देखें झूला होता है ना, जिसको हम कहते हैं स्विंग, जो कि मोशन करता है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की तरह होता है। और एक बात याद रखें, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, अभी आपको मैं बता चुका हूँ, वो डिपेंड करता है बेसिकली किस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है। अब देखिए लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का मतलब होता है जहाँ से ये स्ट्रिंग अटैच है और जहाँ से मास है, मास का जो सेंटर है ना यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं लेंथ। अब लिखा हुआ है यहाँ पे एक बच्चा है, वो झूला झूल रहा है बैठे हुए, ठीक है। तो बैठे हुए का मतलब अभी जिस पोजीशन पे ये बॉल है, तो इसी पोजीशन पे क्या होगा, इसी का सेंटर ऑफ मास होगा। इस लेंथ पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो झूले पे क्या हो गया, वो खड़ा हो गया पैरों के जरिए से, तो ये फर्ज करें बच्चा है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे था बैठा हुआ, अब आ गया ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, और ऊपर हो गया, रेज हो गया। तो क्या चीज़ कम हो गई, यहाँ देख सकते हैं आप, क्या कम हो गई, लेंथ कम हो गई। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जब ये बच्चा खड़ा होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। और आपको पता है टाइम पीरियड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो इसमें आएगा डिक्रीज, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 7 है, इफ़ अ बॉडी ऑसिलेट्स एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स देन द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड। अब ये देखें, आपको पता होगा कि जब कोई स्विंग होता है, बच्चा झूला झूल रहा है फ़र्ज़ करें, तो पहले तो उसकी अपनी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही है, और उसको कहते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो मूव कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोला है ओमेगा डी। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी, अब आपको पता है कि थोड़ी सी अगर स्पीड बढ़ानी हो तो आप क्या करते हैं, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, आप खुद ही पाँव को आगे पीछे करते हैं। तो इसका मतलब आप कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ही आप बिना ज़मीन को टच किए, बिना किसी दूसरी चीज़ को टच किए, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं आगे पीछे करने में, ऐसे ही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है किस वाइब्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है फोर्स्ड ऑसिलेशन, कपल्ड ऑसिलेशन। देखें, कपल्ड का तो यहाँ सवाल ही नहीं है, कपल्ड के लिए 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, यहाँ पे एक ही बॉडी है। फ्री ऑसिलेशंस, ये भी नहीं है। फोर्स्ड ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें आप बिना किसी को टच किए, देखें ना ग्राउंड को टच हो रहा है बच्चा, ना किसी और को टच कर रहा है, फिर भी उस स्विंग की, उस झूले की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसी ऑसिलेशंस कब प्रोड्यूस होती हैं, फोर्स ऑसिलेशन से। तो ये है MCQ नंबर, ये कौन सा था, 1, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऊपर बात हुई थी MCQ नंबर 3 में, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। ये कह रहे हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी को कहते हैं और एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आगे कह रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इज फोर्स्ड टू ऑसिलेट विद अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। एक और फ्रीक्वेंसी इस पे अप्लाई हो रही है, जिसको इन्होंने क्या बोला है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग, और ये वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहे हैं द रेजोनेंस अकर्ड व्हेन। अब आपको एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, रेजोनेंस। ठीक है, कि एक बॉडी के वाइब्रेट होने की वजह से दूसरे बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कब होता है, ये याद कर लें कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स वाइब्रेशन की वजह से ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो तब प्रोसेस अकर होता है कौन सा, रेजोनेंस। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9, इन व्हीकल्स, और ये कह रहे हैं गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूसेस द जर्क्स। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, कि अगर आप बॉल को अगर ऊपर से नीचे छोड़ें तो पहले तो वो बाउंस करके वापस आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो बाउंसिंग है, वो क्या होती जाएगी, वो होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और फ्रिक्शन की वजह से भी ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। अब ये कह रहे हैं कि जो शॉक एब्जॉर्बर हैं, जिसको हम आमतौर पर जंप भी कहते हैं, गाड़ियों के जंप वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा स्प्रिंग लगा होता है, बाइक के जैसे 2 जंप होते हैं, गाड़ी के आगे पीछे 2 होते हैं जंप। तो ये कह रहे हैं कि रिड्यूसेस द जर्क्स। अब 4 ऑप्शन हैं, मैं ऑप्शन समझाता हूँ आपको। द शॉक एब्जॉर्बर इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब वो जो जर्क्स लगते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आया, आप उछल के फौरन क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आप यूं ऊपर नीचे मोशन करते रहे, आप फौरन ही क्या हो जाते हैं, अगले सेकंड में आप सही हो जाते हैं, क्योंकि वो जो शॉक्स हैं आपके, वो जम्प्स को एब्जॉर्ब, क्या कहते हैं, जर्क्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर तो सही है। द शॉक एब्जॉर्बर इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प का मतलब बताया था, कम होना, ऑसिलेशन खत्म होना आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा क्या है, डैम्पिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। ये भी अभी बता चुका हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन जो है कम होती है, डैम्प होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही होती है, लॉस हो रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर इन व्हीकल्स रिड्यूसेस जर्क, ये भी आपको पता है। शॉक एब्जॉर्बर जो गाड़ियों में लगे होते हैं, तो ये जर्क्स को क्या करते हैं, ये कम करते हैं। ये भी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो लास्ट है ऑल ऑफ दीज, तो हम चौथे पे लगाएंगे स्टूडेंट्स। 9th का जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज।
Okay students, MCQ number 10, that is the last MCQ of chapter number 11, that is oscillations. A heavily damped system has a fairly flat resonance curve in. ये बेसिकली ग्राफ की बात हो रही है कि डैम्प ऑसिलेशन में ये कह रहे हैं कि अ हेवीली डैम्प सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इन। अब आपको पता है डैम्प ऑसिलेशंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अभी मैंने बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। और एम्पलीट्यूड कम क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, और एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन की वजह से। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का फैक्टर तो लाजमी आएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि एज अ एन बी ऑप्शन, ए ऑप्शन देखें अगर आप, एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जैसे मैंने आपको बोला डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का होना लाजमी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखें जब ग्राफ बनता है ना, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस और एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, ये आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ही फ्लैट कर्व बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे डैम्पिंग क्या है, ज़्यादा डैम्पिंग हो रही है, मोर डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग क्या है यहाँ पे, ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ अगर ये ऐसे होता तो ये क्या होता, इसको हम कहते हैं मीडियम डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन ख़त्म होते जाना, सबसे कम वाइब्रेशंस यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, इसीलिए बोला कि डैम्पिंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। और आखिर में जो इस तरह और ऊपर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोर हो गया, मीडियम हो गया, और लेस डैम्पिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है ये है बी, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, कैसा बनता है, फ्लैट कर्व बनता है। तो दोबारा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। तो इस तरह हमने हमारे चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ ऑसिलेशंस के तमाम एमसीक्यूज़ कर लिए। बार बार आप ये वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।